हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी ठीक होंगे घर पर और अपना काम सभी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। आज हम आपको 12th क्लास का लेसन नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स में से उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, यानी उपभोक्ता व्यवहार का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले जो हमारे सामने बात आती है वो है उपभोक्ता व्यवहार, यानी कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर, कि सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कि उस विधि से, उस तरीके से, जिस तरीके से एक उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है। यानी कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है उस विधि या उस तरीके से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि वो अपनी आय को किस प्रकार व्यय करें। इट इज द वे, ये एक ऐसा तरीका है बाय विच ए कंज्यूमर डिसाइड और सिलेक्ट और चूज हाउ दे स्पेंड देयर इनकम, कि वो किस प्रकार से अपनी आय को खर्च करें। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है कि कंज्यूमर, सेकंड इसी में क्वेश्चन आता है उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक उपभोक्ता अपने व्यवहार को सबसे अच्छा समझता है और वो तब तक अपने खर्च करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक कि परिस्थितियों में परिवर्तन ना आए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इन ए सिचुएशन व्हेन ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर या दो वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड देयर इनकम ऑन टू गुड्स दैट ही रिसीव और गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आप ये जानते हैं कि एक उपभोक्ता की, एक कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है और वो उसे विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। लेकिन डिफरेंट गुड्स की जगह हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि केवल दो वस्तुएं उपभोक्ता एक बार में खरीदता है, दो से तीसरी वस्तु वो नहीं खरीदता। तो इसलिए कहा कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वह अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ए कंज्यूमर is in equilibrium situation when he spend their income on two goods that he get maximum satisfaction. That clear? इसके बाद बात आती है उपभोक्ता बजट। थर्ड जो टॉपिक है इसमें, उपभोक्ता बजट क्या होता है। उपभोक्ता बजट का क्या है, यानी कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट मीन्स कंज्यूमर इनकम, अर्थात कंज्यूमर का बजट वो होगा जो उसकी इनकम है, बाय विच, जिसके द्वारा ही स्पेंड या ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय परचेज ऑफ टू गुड्स। यानी कंज्यूमर बजट क्या होता है
कंज्यूमर बजट उपभोक्ता की आय होती है जिसके द्वारा वह दो वस्तुएं खरीद सकता है और जिसे वह दो वस्तुओं पर खर्च करता है जिनकी कीमत पहले से दी हुई होती है। तो कंज्यूमर बजट रेफर टू कंज्यूमर इनकम बाय विच ही परचेज टू गुड्स विच प्राइस ऑलरेडी गिवन, जिनकी कीमत पहले से दी हुई होती है। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए हैं तो और मैं उनको मार्केट लेकर जाता हूँ, तो वो मेरा बजट है, अर्थात मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकता हूँ, 1000 रुपए खर्च कर सकता हूँ। ऐसे ही हर परिवार का एक बजट होता है, वो कंज्यूमर बजट कहलाता है। कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है तो उसका बजट है, वो डिफरेंट आइटम्स पर उसको इस प्रकार से स्पेंड करेगा उस 10,000 को कि वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके। कोई भी कंज्यूमर अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है कि उसको खर्च करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, मींस वो ज्यादा से ज्यादा अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो कंज्यूमर बजट मींस कंज्यूमर इनकम बाय विच ही परचेज टू गुड्स विच प्राइस इज ऑलरेडी गिवन, जिसकी कीमत पहले से दी हुई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है बजट रेखा। बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा भी होता है। बजट रेखा को हम क्या कहते हैं? कीमत रेखा। बजट रेखा क्या होती है? तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, बजट लाइन, या इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो बजट रेखा क्या होती है? तो ध्यान से सुनिएगा। बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की दी हुई कीमतों से खरीद सकता है। मीन्स बजट लाइन इज ए लाइन which show different combinations of two goods which a buyer buy his given income and given price of both goods। मीन्स यहाँ क्या है कि बजट लाइन जो होती है वो दो वस्तुओं के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है जिन्हें हम अपनी गिवन इनकम से खरीद सकते हैं, लेकिन एक वस्तु नहीं, दो वस्तुएं कम से कम लेते हैं हमसे। ये भी दिखाती है कि अगर कंज्यूमर की इनकम दी हुई है और प्राइस ऑफ बोथ गुड्स ऑलरेडी गिवन, यानी दोनों वस्तुओं का प्राइस भी दिया हुआ है, तो एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से किस वस्तु की मात्रा खरीद सकता है। इसको तो पहले मीनिंग लिखेंगे आप। बजट लाइन क्या है? बजट लाइन इज दैट लाइन विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए बायर कैन बाय हिज गिवन इनकम और गिवन प्राइस ऑफ बोथ गुड। तो बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की दी हुई कीमतों से खरीद सकता है। इट इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल और फिगर। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम यानी आय कंज्यूमर की मान लो 60 रुपए है, कंज्यूमर की इनकम 60 रुपए है और प्राइस ऑफ एक्स, P स्टैंड्स फॉर प्राइस एक्स वस्तु की कीमत है जो 1 रुपए है, 1 रुपए पर यूनिट, और Y वस्तु की जो प्राइस है वो आपकी 2 रुपए पर यूनिट है। तो इसको X और Y, X का मान लीजिए एप्पल ले लिया आपने और ये ऑरेंज ले लिया, यानी एक एप्पल की कीमत 1 रुपए पर यूनिट है और एक ऑरेंज की कीमत 2 रुपए पर यूनिट है। तो इसे टेबल द्वारा दिखाया गया है। टेबल कैसे बनाएंगे? देखें कि आप यहां मान लीजिए, यहां ले लीजिए कॉम्बिनेशन, यानी संयोग कहते हैं हम इसको। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और डी, इस तरह से कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहां ले लीजिए आप, यानी एप्पल का प्राइस, मान लीजिए यहां आपने ले लिया एप्पल ले लिया, यह आपने एप्पल ले लिया और एप्पल की कीमत 1 रुपए पर यूनिट है
और यहां आपने ऑरेंज ले लिया, ऑरेंज की प्राइस 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो देखिए कंज्यूमर जो बजट लाइन है, बजट लाइन डिपेंड करती है कंज्यूमर इनकम पर। अब ये मतलब 60 रुपए खर्च करना चाहता है, अपनी गिवन इनकम इसकी 60 रुपीज है, और प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर ऑलरेडी गिवन, दोनों वस्तुओं का कीमत भी दी हुई है। एक्स यानी जिसको एप्पल माना वो 1 रुपए है, ऑरेंज 2 रुपए। अब मान लीजिए ये पूरा रुपया अपना एप्पल पर खर्च करता है, कंप्लीटली एप्पल पर, तो ये 1 रुपए तो ये 60 आ जाएगी, 60 यूनिट इसकी खरीद पाएगा और ऑरेंज की 0, क्योंकि पूरा 60 रुपए खर्च हो गया। अब मान लीजिए वो, क्योंकि हमने 2 वस्तुएं खरीदी है, इस पर 10 यूनिट इसकी खरीदता है, तो 20 रुपए की आ गई, और ये 40 हो गया। अब इसकी 20 यूनिट खरीदता है, 20 दूनी 40, ये 20 आ गया, और इसकी 30 खरीदता है, 30 दूनी 60, और ये 0 आ गया। तो आपने देखा कि 4 कॉम्बिनेशंस हैं, यानी वो 60 रुपए को 4 तरीके से खर्च कर सकता है। देखिए आपके पास 60 रुपए हैं, आपके उस 60 रुपए के खर्च करने के ढंग 4 हो सकते हैं, कि भाई आप जो आपकी पूरी अमाउंट है, पूरी इनकम है 60 रुपये, उसको केवल एप्पल पर खर्च करेंगे तो 60 एप्पल खरीद पाएंगे, लेकिन ऑरेंज नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पूरी इनकम आपने यहाँ खर्च कर दी। लेकिन क्योंकि हमारी मान्यता है कि कंज्यूमर 2 गुड्स खरीदता है, इसलिए अगर वो इसकी मात्रा बढ़ाता है, 10 बढ़ाता तो ये 20 रुपए के हो गए, बाकी ये 40 हो गए। जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे इसकी कम होती चली जाएगी, या इसके कम मात्रा खरीदेगा। और यहाँ भी देखते हैं कि 0 इकाई अगर एप्पल की खरीदता तो 0 रुपए की हो गई, और 30 दूनी 60 रुपए की। इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड विद द फॉलोइंग फिगर। तो टेबल का एक्सप्लेनेशन अगर हम करते हैं तो द अबाउट टेबल शो, उपरोक्त टेबल जो बताती है, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड देयर होल इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ एप्पल, देन ही बाय 60 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 0 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज। या व्हेन द कंज्यूमर बाय ए कॉम्बिनेशन, जो कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन खरीदता है तो वह 60 यूनिट एप्पल की और 0 यूनिट जो है ऑरेंज की खरीद पाता है। मैंने द कंज्यूमर कंज्यूम डी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन खरीदता है तो वो 0 एप्पल और 30 यूनिट ऑफ ऑरेंज खरीद पा रहा है। देयर आर सम मेनी कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड डी कॉम्बिनेशन। ए और डी कॉम्बिनेशन के बीच में कई अन्य कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, लाइक बी, बी में आप ब्रैकेट में लिख देंगे 40 एप्पल 10 ऑरेंज, और सी कॉम्बिनेशन 20 एप्पल 20 ऑरेंज। राइट, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड विद द फिगर। फिगर से भी हम इसको बना सकते हैं। फिगर कैसे बनाएंगे? फिगर के लिए आप यहां लेंगे OX और ये OY, समझ? अच्छा है, तो देखिए यहां पर ले लेंगे आप ऑरेंज, ये आपका ऑरेंज हो, और यहां पर ले लिया आपने एप्पल। तो एप्पल देखिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। जाएगा 10, 20, 30, इस तरह जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब इससे टेबल बनाएंगे। देखिए 60 0, तो यहां ये 60 0 ये आ जाएगा। ये 40 10, 40 यहां आ गया और 10 यहां आ गया, 10 इसकी और 40 इसकी, तो ये आ गया 40 10। 20 20, 20 20 का मतलब है ये इसकी 20 और ये इसकी 20, इस तरह का। इसके बाद है आपका 030, ये 030 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट जो है आपके यहां आ गए। अब आप देखिए, जब आप इन सारे पॉइंटों को मिलाओगे तो इस तरह से
एक लाइन आएगी जो कि इंडिकेट करती है आपकी बजट लाइन। ये आपका ए कॉम्बिनेशन, ये आपका डी कॉम्बिनेशन, ये आपका बी कॉम्बिनेशन और ये सी कॉम्बिनेशन। समझ आ गया होगा कि आपके पास इन चारों कॉम्बिनेशन से ए बी सी डी कॉम्बिनेशन है, और जब हम ए बी सी डी कॉम्बिनेशन को एडजॉइन करते हैं, हम इनको जोड़ते हैं, वी फाइंड आउट ए लाइन विच इज कॉल्ड बजट लाइन। तो हमें एक लाइन प्राप्त होती है जिसे हम बजट लाइन कहते हैं। तो एक्सप्लेन करने की बारी आए तो OH पर ऑरेंज लिया, OI पर एप्पल लिया, AB जो है AD जो है बजट लाइन है। ये दर्शाती है कि जब बायर अपनी होल इनकम को जो है एप्पल पर खर्च करता तो 60 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 0 यूनिट ऑफ ऑरेंज खरीद पा रहा है, और जब होल इनकम वो आपकी ऑरेंज पर खर्च करता है तो ऑरेंज की 30 यूनिट और एप्पल की 0 यूनिट कंज्यूम कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बी और सी कॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो वो भी बता देंगे। बी कॉम्बिनेशन अगर जाता है तो 40 यूनिट एप्पल और 10 यूनिट ऑरेंज, और सी कॉम्बिनेशन में 20 यूनिट एप्पल और 20 यूनिट जो है ऑरेंज खरीद पाता है। इफ वी एडजॉइन ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी को, अगर हम सब पॉइंटों को ए बी सी डी को एडजॉइन करते हैं यानी उनको मिला देते हैं तो वी फाइंड आउट ए कर्व, हमें एक कर्व प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बजट लाइन। इधर तो बजट लाइन ये होती है। अब इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन जो अराइज होता है कि बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट लाइन आल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। व्हाई बजट लाइन को प्राइस लाइन कहते हैं? बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन इट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, यानी दोनों वस्तुओं के प्राइस का रेशियो होती है। ठीक है, अर्थात बजट लाइन को कीमत रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात को प्रकट करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कीमत रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि बजट लाइन को कीमत रेखा कहा जाता है क्योंकि यह दो वस्तुओं के कीमतों के अनुपात को प्रकट करती है। बिकॉज इट शो रेशियो बिटवीन प्राइस ऑफ टू गुड्स, दो वस्तुओं के बीच कीमतों की अनुपात को शो करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब इसमें अगला टॉपिक आपका देखें अगर हम, तो वो है आपका बजट रेखा में बजट रेखा के अंदर ही प्राप्य और अप्राप्य संयोग होते हैं। प्राप्य कहते हैं संभाव्य और एवं अप्राप्य, असंभाव्य संयोग, ये टॉपिक है। प्राप्य में जिसको प्राप्त किया जा सकता है, इसको अटेनेबल और फेसिबल, इसको हम कह सकते हैं अटेनेबल, और दूसरे वर्ड्स में कहते हैं इसको फेसिबल, और इसको कहते हैं नॉन अटेनेबल। कॉम्बिनेशन
ठीक है। तो अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, फेसिबल और नॉन फेसिबल, यानी नॉन देखिए इसको कैसे दिखाते हैं, एक बजट लाइन, एक बजट लाइन में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनको अटेंड किया जा सकता है, जिनको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये बजट लाइन है, ठीक है, ए भी आपकी बजट लाइन है। यहां आपने एप्पल दिखाया है और यहां आपने ऑरेंज दिखाया है। ओ वाई पर एप्पल है, ओ एक्स पर ऑरेंज, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, एप्पल और ऑरेंज को जो दिखा रहे हैं, तो ये बजट लाइन है ए बी। अब मान लीजिए कि फिर वही बात आती है कि मान लीजिए आपकी इनकम 60 रुपए है, तो जो चीज 60 में आ जाएगी, अगर आप कोई वस्तु 60 में आ रही है तो वो तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, और 60 से कम आ रही है वो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन कोई चीज 100 में आ रही है लेकिन आपके पास 60 रुपए है, तो वो नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी आपके पास मान लीजिए 60 रुपए हैं और आप 100 वाली वस्तु लेना चाहें तो आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, यानी ये होता है बजट रेखा पर अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी इसको कहते हैं प्राप्य और अप्राप्य संयोग। प्राप्य संयोग क्या होता है? प्राप्य संयोग वो होता है जिसको प्राप्त किया जा सकता है, और अप्राप्य जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बजट लाइन हमने पढ़ा, तो जो कॉम्बिनेशन हम अपने बजट में प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्य है। यानी मान लीजिए हमारे पास 60 रुपए हैं, 60 रुपीज है, तो कोई वस्तु अगर 60 से कम की आती है या 60 की आती है तो हम उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु 100 की आ रही है, 100 रुपीज की आ रही है, तो हम उसको खरीद नहीं सकते। तो इसमें लिखेंगे एनी कॉम्बिनेशन विच इज लाई अबव द बजट लाइन, कोई भी कॉम्बिनेशन और कोई भी पॉइंट जो इस बजट लाइन पर है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, या इसके अंदर है कोई भी कॉम्बिनेशन जो इस बजट लाइन पर है। जैसे एक पॉइंट और आ गया सी, एक पॉइंट और आ गया डी, और एक अंदर आ गया, मान लो जैसे ये हो गया था आपका इस तरह से और इस तरह से, एक अंदर आ गया मान लो ये एफ। तो ये जितने भी हैं बी, ए बी सी डी एफ, ये सारे अटेनेबल हैं। यानी इसका मतलब है कि आपके साथ 60 रुपए थे, तो 60 रुपए में आप 60 वाली चीजें भी खरीद सकते हैं, 60 से कम वाली चीजें भी खरीद सकते हैं। ये अंदर हो जाता है कम वाली, ये जो है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ है, कोई बात यहाँ आई, इसका मतलब है ये आप कब अचीव कर सकते हैं, जब आपका बजट बढ़ जाएगा। मान लो 200 रुपए, कि 200 रुपए वाली चीज आप खरीदना चाहें 60 में तो नहीं खरीद सकते। तो जो ये है, ये एरिया है इधर, जो इस एरिया से बाहर का है, ये हम कह सकते हैं ये आपका अप्राप्य संयोग, अप्राप्य संयोग, ठीक है। नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी ये होगा अप्राप्य संयोग, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और ये सारे, चाहे ये है, चाहे ये है, या ये है, ठीक है, और या ये है, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ये प्राप्य संयोग कहलाएंगे। सीधा सा है जिसको आप अपनी इनकम से खरीद सकते हैं। आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 50 वाला माल भी खरीद सकते हैं, 80 वाला भी खरीद सकते हैं, 100 वाला भी खरीद सकते हैं। वो सब अटेनेबल है, वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं 100 में। लेकिन जो हम 100 में नहीं खरीद सकते, जो हमारी रेंज से बाहर है, वो अप्राप्य है। यानी ए और बी लाइन के जितने भी बाहर एरिया, अगर हम दूसरी तरह और कहें कि इसको मिटा देते हैं मान लो, और मान लीजिए कि ये यहां से इस तरह से लेते हैं, ये सारा एरिया, ये सारा नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी आप इसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राप्य, तो अब इसमें यही लिखना है कि एनी कॉम्बिनेशन विच इज लाई अबाउ द बजट लाइन, कोई भी संयोग जो बजट लाइन पर दिखाया जाता है, चाहे वो सी है चाहे वो डी है,
और उसके अंदर दिखाया जाता है वो प्राप्य संयोग होता है। कोई भी संयोग जो बजट लाइन के बाहर है वो अप्राप्य संयोग कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वो है आपका ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। ह्रासमान या घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal rate of substitution। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? ये नियम जो है, ये नियम बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी कोई भी चीज का स्टॉक जैसे जैसे हमारे पास बढ़ता जाता है, उसके प्रति हमारी इंटेंसिटी, उसके प्रति हमारा लगाव कम होता जाता है। जैसे जैसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हमें बताता है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है, उसके प्रति व्यक्ति की जो इंटेंसिटी है, लगाव है, वो कम होता जाता है। और जैसे जैसे कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास कम होती जाती है, जितनी कम होती जाएगी उसके प्रति उसका लगाव बढ़ता जाता है। यानी जो चीज आपके पास ज्यादा है उसके प्रति आपकी इंटेंसिटी घटेगी, और जो चीज आपके पास कम है उसके प्रति आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए जब एक व्यक्ति किसी वस्तु की एक अधिक मात्रा का प्रयोग करता है, यानी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करेगा। लेकिन एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की हर बार कम मात्रा का त्याग करता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज आपके पास ज्यादा है, जब आप उसको कम कर रहे हैं तो उसके प्रति फिर आपकी अट्रैक्शन घटने के बजाय बढ़नी चालू हो जाएगी, क्योंकि वो लगातार कम हो रही है। भाई आपके पास मान लीजिए कोई चीज जैसे यहां थी, कोई चीज ज्यादा मात्रा में थी, जैसे मान लीजिए कि दो चीजें हैं, मान लीजिए आपके पास एक्स और वाई। एक्स मान लीजिए आपके पास, एक्स को आपने मान लीजिए सेव रखा, एक्स और वाई दो चीजें हैं मान लीजिए, एक तो सेव और एक संतरा, ये दो चीजें हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास इसकी क्वांटिटी है 10 और इसकी क्वांटिटी है 1। अब अगर आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं 2, 3, 4, तो इसकी हर बार सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन इसकी पहले से कम मात्रा सैक्रिफाइस करेंगे। 2 के लिए ये 7, यहाँ आपने से 3 सैक्रिफाइस कर दिया। अगली बार आप जाएंगे तो 2 सैक्रिफाइस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। अगली बार आप जाएंगे तो 1 सैक्रिफाइस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो रेट होगी, एक पहला डैश आ जाता है, एक के लिए यहाँ आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3, अगली एक के लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2, और अगली नेक्स्ट एक के लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1। ये होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये यही बताता है कि जैसे जैसे हम सेव की एक से दूसरी मात्रा पर जाएंगे तो यहाँ 10 से 3, 7 इसकी मात्रा कम कर देंगे, लेकिन 3 कम करेंगे। अगर 2 से 3 पर जाएंगे तो यहाँ 2 कम करेंगे, अगली बार 1 कम करेंगे। और इसको निम्न चित्र द्वारा दर्शाया, चित्र बना देंगे।
कैसे चित्र बनाएंगे? तो यहां पर आपका मान लीजिए सेब हो गया और यहां पर संतरे हो गए, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 और 10, ये हो गया आपका y। क्या आ गया आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1, 10, 1 इसकी और 10 क्वांटिटी इसकी, एक पॉइंट यहाँ 2, 7, 7 यहाँ आ जाएगा। इसका 3, 5, 3 इधर आ जाएगा, सॉरी 3 ऊपर आएगा, 3, 5 और लास्ट जो आपकी 4, 4 ये आ जाएगा। जब आप इनसे फिगर बनाएंगे तो जो आपका फिगर का शेप आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से। आप जब इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो कुछ आर्क शेप में या चाप की शेप में ये इस तरह से आ जाएगा और इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये कंटिन्यू घटेगी। कैसे? देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो ये जो एरिया होगा कौन सा, ये जो एरिया होगा आपका, यहां से देखें, ये जो एरिया होगा इसको देखिए, ये इतना बड़ा ट्राइंगल है, लेकिन निचला जो है इससे छोटा हो जाता है और नीचे वाला इससे भी छोटा हो जाता है, जो कि डिमिनिशिंग एमआरएस को दिखाता है। ये कर्व होता है एमआरएस, यही दिखाता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर सेब की मात्रा को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे संतरे की मात्रा की हर बार पहले से कम मात्रा को सेक्रीफाइस करता है। और यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन आ जाते हैं ए, बी, सी और डी। तो ये सारा आपका ह्रासमान या घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की हम। चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है वो है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र, इसको उदासीनता भी कहते हैं हम। इंग्लिश में कहते हैं इनडिफरेंस, इंग्लिश में कहा जाता है इसको इनडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र क्या होता है? सबसे पहले देखिए, तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उत्पाद उपभोग की उन संभावनाओं को, विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की दी हुई कीमतों से खरीद सकता है। तटस्थता वक्र, indifference curve is the curve which is showing different combinations of two goods which a consumer, ठीक है, जो है तटस्थता वक्र क्या है? तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यानी indifference curve is the curve which showing different combinations of two goods which offer same level of satisfaction to the consumer, जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, यानी एक बात ध्यान रखना कि जो तटस्थता वक्र होता है, ऐसी कर्व होता है, उसका कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को इंडिकेट करता है। तो देखिए कैसे, तो देखिए मान लीजिए
जैसे दो वस्तु हैं, सेब और संतरे, और यहां संयोग यानी कॉम्बिनेशन, तो इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशंस को दिखाएगा दो वस्तुओं को। मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, आप मान लीजिए कि केवल सेब खरीदते हैं, ठीक है, और सेब की एक क्वांटिटी खरीदते हैं और इसकी 10 खरीदते हैं। जैसे जैसे इसकी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो है कम होती जाएगी, लेकिन पहले की अपेक्षा कमी कम होगी। जो एमआरएस वाला टेबल था वही होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता सेब की मात्रा बढ़ाता जाता है, संतरे की वह पहले से कम मात्रा को सैक्रिफाइस करता है। तो जो आईसी कर्व होता है वो टू गुड्स की कॉम्बिनेशंस को ही दर्शाएगा, जिन्हें कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम से और खरीद सकता है, और जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक, अब इससे अगर चित्र बनाते हैं हम, तो यहां पर सेब या संतरे, बड़े वाला अक्षर हमेशा यहां लेना चाहिए, और यहां सेब, 1 2 3 4, 2 4 6 8 10, तो 110 ये आ जाएगा, 7 2 5 3, और इसके बाद 4 4। तो जब हम इसको कर्व को बनाएंगे तो एक स्पेशल शेप इसकी आ जाती है इस तरह से। इस तरह से ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये आपका आईसी कर्व है, बिल्कुल एमआरएस की तरह इसकी शेप आती है, क्योंकि एमआरएस भी इसी का नियम है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो आईसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स शेप होता है, यानी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन यानी मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। यही शेप होगी इसमें। आपने लेंस पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। पीपीसी जो होता था, पीपीसी की शेप क्या होती थी? पीपीसी की शेप जो लेसन नंबर 2 में आपने पढ़ा, पीपीसी की शेप ये होती थी, और ये होती थी कॉनकेव टू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के नतोदर। पीपीसी हमेशा ये इस शेप में होता है। ये दिखाता है कि एक वस्तु की हर बार एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ये तो प्रोडक्शन के अप्रोच से होती है, ये जो है प्रोड्यूसर को यानी उत्पादन को दिखाती है, और ये जो है उपभोग को दिखाती है। पीपीसी उपभोग को, आईसी जो दिखाती है, आईसी दिखाती है उपभोग, और पीपीसी दिखाती है हमेशा प्रोडक्शन को। ठीक है, एक क्वेश्चन आता भी है इसमें कि जो है कंजम्पशन आईसी का जो रिलेशन है प्रोडक्शन से गलत। आईसी का रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होता बल्कि कंजम्पशन से होता है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें और इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें अगर इसकी टेबल बनाए हम, मान लीजिए वही ले लेते हैं, एक्स और वाई वस्तु ले लेते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं, तो यहां रखा था हमने 12 0 12 0। अगर इसकी बढ़ाएंगे आप, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 10 आ गया, नेक्स्ट टाइम बढ़ाए तो यहाँ आ गया 7, तो यहाँ देखिए 2 सैक्रिफाइस कर दिया, अगली बार 3 सैक्रिफाइस कर दिया, अगली बार 4 सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, अगेन यानी 12 से इस तरह घटती जाएगी।
और जो है इस तरह एक टेबल और बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 15 0, 1 14, 2 12, 3 आपका 9, 4 5 और 5 0। इसमें अगर हम देखें, देखो यहाँ 1 सेक्रीफाइस किया, यहाँ 2 सेक्रीफाइस किया, यहाँ 3 सेक्रीफाइस किया, यहाँ 4 किया और यहाँ 5 कर दिया। इसकी हर बार 1 बढ़ाने के लिए इस तरह सेक्रीफाइस किया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसकी हर बार 1 बढ़ाने के लिए पहले से कम मात्रा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी इसमें भी अगर हम देखें MRS जो है इस पे डैश लगता है, इसके 1 के लिए 3 किया, 1 के लिए 2 किया और 1 के लिए 1 किया। इसमें हर बार घट रही है और इसमें हर बार बढ़ रही है। वो जो होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, MRTS होता है। इसमें पहला डैश आएगा, 1 के लिए 1, 1 के लिए 2, 1 के लिए 3, 1 के लिए 4 और 1 के लिए 5। इसमें हर बार बढ़ रहा है, इसमें हर बार घट रहा है, इसलिए ये कॉनकेव होती है, ये कॉन्वेक्स होती है। इधर क्लियर। एक और लाइन पढ़ी आपने, बजट लाइन। बजट लाइन स्ट्रेट होती है, यह है बजट लाइन। बजट लाइन स्ट्रेट होती है। इसका मतलब क्या हो, इसमें हर बार बराबर सेक्रीफाइस करना होता है। यानी एक की को आप बढ़ाओगे तो दूसरे की हमेशा जो है बराबर सेक्रीफाइस होगी। जैसे कि भाई X और Y वस्तुएं मान लो, ठीक है, यहां 10 है, यहां मान लीजिए 1 है, तो 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगी, 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगी, 4 करेंगे तो 4 आ जाएगी और 5 करेंगे तो ये 2 आ जाएगी और 6 करेंगे तो ये 0 आ जाएगी। इसमें हर बार क्या होगा, इसकी एक के लिए 2 सेक्रीफाइस, अगली एक के लिए 2 सेक्रीफाइस, अगली एक के लिए 2 सेक्रीफाइस, हर बार 2-2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब भी बराबर सेक्रीफाइस करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है, जब भी इंक्रीज रेट से सेक्रीफाइस करते हैं तो कॉनकेव आती है, और जब भी डिक्रीज रेट से सेक्रीफाइस करते हैं तो कॉन्वेक्स आती है। इधर क्लियर। तो ये जो है आपका पीपीसी कर्व हुआ। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इसकी फीचर्स की बात करते हैं, तटस्थता वक्र की विशेषताएं। देखिए इसकी फीचर्स क्या क्या हैं, तटस्थता आईसी कर्व की जो फीचर्स हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता है तटस्थता वक्र, ठीक है, ऋणात्मक ढलान वाला होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। फर्स्ट फीचर ये, यानी जो आईसी कर्व है, आईसी कर्व जो होता है, कर्व आर नेगेटिवली स्लोप, नेगेटिव स्लोप होती है। पहली तो ये आ गई। दूसरी फीचर क्या है, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नततर होती है, यानी आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन पॉइंट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन पॉइंट। ये सेकंड फीचर हो गई। तीसरी फीचर क्या है कि तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को
नहीं काटती हैं, ठीक है। यानी आईसी कर्व नेवर कट और टच और कट टू ईच अदर। फोर्थ जो पॉइंट है वो है ऊंची तटस्थता वक्र, ऊंचे संतुष्टि स्तर को दर्शाती है। यानी हायर आईसी कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है कि तटस्थता वक्र ओ एक्स तथा, या केवल एक्स लिख सकते हैं, एक्स तथा वाई अक्ष को नहीं छूती। यानी आईसी कर्व touches neither x अक्ष nor y अक्ष। तो ये 5 इसकी फीचर्स हैं। तो देखिए आईसी कर्व जो है वो ऋणात्मक ढलान वाली होती है, जैसा अभी आपको चित्र बताया कि एक कंज्यूमर दो वस्तुएं खरीदता है। ढलान वाली, ऋणात्मक ढलान वाली क्या होती है, एक कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम से दो वस्तुएं खरीदता है। अगर वो एक वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा तो दूसरी वस्तु की कम मात्रा खरीद सकता है, ठीक है। Because when consumer consume more unit of one good, then he can consume less good quantity of other good. So IC curve is downward slope. कोई भी चीज अगर आप एक ज्यादा खरीदते हैं दूसरी कम खरीद पाते हैं तो डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है, ठीक है। दूसरा तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतर दर होता है। IC curve is convex to origin. Why? Because when a consumer consume more unit of one good, then he sacrifice less and less quantity of other good, ठीक है। जब एक कंज्यूमर किसी वस्तु की एक मात्रा अधिक खरीदता है तो दूसरी वस्तु की पहले से कम मात्रा को सैक्रिफाइस करता है, या यूं कहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इंप्लीमेंट होता है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का जो नियम है वो लागू होता है, ठीक है। तीसरा है तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो या अधिक जो आईसी कर्व होते हैं, मान लो आईसी कर्व, जैसे इससे पहले एक बात और बताते हैं आईसी मैप क्या होता है। आईसी मैप इसको कहते हैं आईसी मानचित्र। जो थर्ड पॉइंट है उसको समझाने से पहले एक पॉइंट आपको और बताते हैं कि आईसी मानचित्र क्या होता है। देखिए आईसी मानचित्र या आईसी मैप किसको कहते हैं। आईसी मैप इज ए ग्रुप ऑफ आईसी कर्व्स विच शो 2 और मोर देन 2 आईसी कर्व्स। आईसी मैप जो होता है ये आईसी कर्व्स का एक ग्रुप होता है जो 2 या अधिक आईसी कर्वों को दिखाता है, ठीक है। जैसे
ये है भाई, एक आईसी ये हो गया, एक आईसी ये हो गया, आईसी 1, एक ये हो गया, आईसी 2, ठीक है। इस तरह से एक ये आ गया, आईसी 0, ये 4 आईसी करोगे तो इनका ग्रुप जो होगा ये आईसी मैप कहलाएगा। तो ऐसा चित्र जो 2 या 2 से अधिक आईसी कर्वों को दिखाता है वो आईसी मैप कहलाता है। और इस आईसी मैप की एक विशेषता होती है कि इसमें जो कर्व जितना ऊंचा होगा वो हाई सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है। इन्हें आईसी मैप द आईसी कर्व विच इज हायर देन अदर, जो आईसी कर्व दूसरे से ज्यादा ऊंचा होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, ठीक है। यानी जैसे इन द फिगर आईसी 0 से आईसी से आईसी 1, आईसी 1 से आईसी 2 जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। सबसे ज्यादा आईसी 2 सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। अब ये जो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि आईसी कर्व कभी एक दूसरे को नहीं काटते, आईसी कर्व हमेशा ऐसे होते हैं, ये काटते नहीं है। काटने का मतलब क्या है कि काटने का मतलब है कि 2 आईसी कर्व है, मान लीजिए एक तो ये हो गया आईसी और एक ये हो गया आईसी 1, इन्होंने यहां काट दिया तो ये आपस में ऐसे काट नहीं सकते। क्यों? अगर ये काट देते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों आईसी कर्वों पर सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन देखिए ये जो आईसी कर्व मैप है इसमें जितने भी कर्व हैं इसमें कितने भी पॉइंट ले लीजिए, एक में तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 पॉइंट इसमें आ गए, इसमें ये 3 आ गए मान लो। यानी ये दिखाते हैं कि एक आईसी कर्व पर जितने भी पॉइंट होंगे उनसे सेटिस्फेक्शन समान मिलेगी, राइट। अब भाई इस पर जितनी मिलेगी इन पॉइंटों पर उतनी नहीं मिलेगी, इन पर ज्यादा मिलेगी लेकिन इनके तीनों पॉइंटों पर समान मिलेगी। एक आईसी कर्व पर जितने भी पॉइंट दिए होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेंगे, लेकिन अलग अलग आईसी कर्व पर अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल। हम कहते हैं कि ये दोनों सेम लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग स्थिति में, एक ऊपर है एक नीचे, ठीक है। जब when each IC curve show different level of satisfaction, अगर सभी आईसी कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल शो करते हैं तो अगर ये आपस में काट जाएं तो एक पॉइंट इनका कॉमन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको पॉइंट दे देते हैं कि मान लीजिए कि एक पॉइंट इस पर आ गया A और एक पॉइंट ये C पर है B और इस पर एक पॉइंट आ गया C। तो देखिए अगर हम देखें तो IC1 पर अगर हम देखें तो ये IC1 पर दे रखा है, आईसी पर दे रखा है ये वाला कर्व। आईसी पर देखें तो पॉइंट ए पर जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतनी ही पॉइंट बी पर मिलेगी, ठीक है। और IC1 पर देखें तो जितनी सी पर मिलेगी उतनी ही आपकी बी पर मिलेगी, क्योंकि बी ए के साथ भी है और सी के साथ भी है, दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए बी के बराबर है, सी बी के बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए और सी भी बराबर होंगे, लेकिन बिकॉज बोथ पॉइंट ए एंड सी लाई डिफरेंट आईसी, क्योंकि दोनों ए और सी अलग अलग आईसी पर शो हो रहे हैं, ठीक है। सो ये सही नहीं होगा, यानी ए और सी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जब ए और सी बराबर नहीं हो सकते तो ये इस तरह से नहीं आ सकते। क्लियर हो? इसके बाद तो ये जो है आप यहां से देखिए, इसमें इसको बना सकते हैं। इसके बाद है ऊंची तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि स्तर को दर्शाती है कि ए जो आईसी कर्व होता है उसमें जो हायर आईसी कर्व होता है एक आईसी मैप में, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक आईसी कर्व दे रखे होते हैं, उसमें हायर आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। लाइक इन दिस फिगर, इस फिगर में देखें अगर हम कि IC2 IC1 से IC1 IC से और IC0 से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। और लास्ट पॉइंट है आईसी कर्व टच नाइदर एक्स और नॉर वाई अक्ष, यानी आईसी कर्व ना तो एक्स अक्ष को टच करता है और ना वाई अक्ष को टच करता है। कैसे देखिए,
देखिए कि आईसी कर्व कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ये आईसी ऐसे नहीं हो सकते, ये ओ एक्स है और ए ये ओ वाई। आईसी की शेप इस तरह से नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, अगर ये टच कर जाते हैं तो इसका मतलब है कंज्यूमर किसी वस्तु की केवल 0 क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है ना भाई। कब जो पीपीसी था वो टच कर जाता था, उसमें 0 आती थी, लेकिन इसमें हमारी एक अजम्पशन है कि कंज्यूमर कम से कम 2 वस्तुओं का कंजम्पशन जरूर करता है, तो ना तो ये इसको टच कर सकता है ना ओ एक्स को टच कर सकता है। तो ये आपकी फीचर्स हो गई। इसके अलावा एक कंसेप्ट आपको हमने आईसी मैप का बताया, और नेक्स्ट टॉपिक जो है अगली क्लास में आपको बताएंगे। एक टॉपिक छोटा सा और है इसमें जो आपको बता देते हैं, और वो है वो आपका टॉपिक है कि एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान, एकदिष्ट अधिमान होता क्या है? इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? एकदिष्ट अधिमान का मतलब है कि एक विचारवान उपभोक्ता, एक विवेकशील उपभोक्ता जो सोच समझकर खर्च करता है, वह सदैव किसी वस्तु की अधिक क्वांटिटी को प्राथमिकता देता है। ए रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी बिकॉज इट ऑफर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, क्योंकि ये उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। यानी एक विचारशील उपभोक्ता हमेशा किसी वस्तु की अधिक मात्रा को प्राथमिकता देता है, क्योंकि यह उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए 2 बंडल हैं, 2 बंडल हैं वस्तुओं के, और 2 बंडल कैसे कैसे हैं कि मान लीजिए 7 बनाना और प्लस में 6 ऑरेंज या एप्पल ले लो, एक बंडल ये है। दूसरा है 7 बनाना और 7 एप्पल। तीसरा है मान लीजिए 5 बनाना और 8 एप्पल। अब आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगी, इसमें तो चलो मान लिया कि 7 7 है तो इसमें ये ज्यादा है। अब ये 3 में से चूज करना है कि बताओ उपभोक्ता को संतुष्टि कहां ज्यादा मिलेगी। तो इसको बनाने के लिए देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान करना। यहां बनाते हैं, ठीक है। यहां मान लीजिए बनाना ले लिया आपने, यहां मान लीजिए एप्पल ले लिया आपने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बनाना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 और 8, ठीक है, क्लियर हो। अब देखो 7 बनाना 6 एप्पल, तो यहां बनाना है 7 बनाना और 6 एप्पल, एक लाइन तो ये आ गई, ठीक है, एक लाइन ये आ गई। अच्छा एक लाइन ये आ गई, तो इससे एक आईसी बना दो, ये आ गई आईसी 1 हो गया, है ना, ठीक है। अब 7 बनाना 7 एप्पल, 7 बनाना 7 एप्पल, तो 7 बनाना 7 ही एप्पल, ये आ गया, ठीक है, एक लाइन आपका। इसके बाद ये आ गई आईसी 2, समझ, हम नहीं कह रहे, चित्र बना रहा है। 5 बनाना 8 एप्पल, 5 बनाना 8 एप्पल, तो देखिए 5 बनाना 8 एप्पल,
ये आ गया, ठीक है। और यहां आएगा तो IC3। अब बताओ वो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे मिलेगी? उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी IC2 पर, ठीक है। उसका कारण क्या है कि IC2 सबसे हायर IC कर्व, अभी हमने बताया IC मैप में हायर द IC कर्व सो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इन दिस फिगर और इन दिस बंडल, इन बंडल में बंडल बी सेकेंड 7 बनाना और 7 एप्पल गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, और ठीक है ए कंज्यूमर बाय दिस बंडल, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली क्लास में कराएंगे। थैंक्स।